हेलो दोस्तों, मैं हूं अलका शुक्ला और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं भारतीय संविधान का, जिसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना को हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। प्रस्तावना से रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला है, तो पूरा वीडियो ध्यान से एंड तक जरूर देखें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि प्रस्तावना को जानने का स्रोत क्या है। प्रस्तावना को जानने का स्रोत क्या है? अगर हम कहें कि प्रस्तावना है क्या, तो प्रस्तावना संविधान का सार तत्व है। प्रस्तावना संविधान का दर्शन है। और किसी भी संविधान में, सिर्फ भारत के संविधान में नहीं, किसी भी देश का संविधान हो, प्रस्तावना संविधान का आईना होती है। जब भी हम पूरे संविधान को न पढ़ सकें, समय ना हो और संविधान का निचोड़ जानना हो, तो संविधान का सार तत्व क्या है, तो हम संविधान की प्रस्तावना को पढ़ करके उस संविधान के निचोड़ को जान सकते हैं। और यही कारण है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मोहम्मद हिदायतुल्ला ने भी इसे डिफाइन करते हुए कहा था कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। के.एम. मुंशी ने संविधान की प्रस्तावना के बारे में कहा कि प्रस्तावना संविधान की जन्मपत्री है। और एन. पालकीवाला ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। और जब हम पूरी प्रस्तावना को पढ़ लेंगे तो किसने क्या कहा प्रस्तावना के लिए, चाहे भार्गव जी हों, चाहे महात्मा गांधी हों, पालकीवाला हों, सबको मैं लास्ट में बताऊंगी कि किसके क्या मत हैं प्रस्तावना से रिलेटेड। तो सबसे पहले अगर हम प्रस्तावना के स्रोत की बात करें, तो आप जानते हैं कि प्रस्तावना को कई नामों से जानते हैं। इसे हम उद्देशिका भी कहते हैं, इसे हम आमुख भी कहते हैं और इसे हम प्रियम्बल भी कहते हैं। और स्रोत 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। तो 13 दिसंबर 1946 को जब नेहरू जी ने पेश किया था उद्देश्य प्रस्ताव, वहीं से इसका संदर्भ माना जाता है, क्योंकि वही उद्देश्य प्रस्ताव जो पंडित नेहरू जी द्वारा पेश किया गया था, वही उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनता है, भारतीय संविधान की उद्देशिका या आमुख बना। और दूसरी बात, ये तो हो गई 13 दिसंबर 1946 की बात, जब पंडित नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। दूसरी डेट है 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार किया था। उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया, तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार किया। तो अब इन दोनों डेट का संबंध भारतीय संविधान की प्रस्तावना से है। तो एकदम क्लियर रखना है आपको कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का स्रोत कहाँ से मिलता है। तो 13 दिसंबर 1946 में पंडित नेहरू द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान की प्रस्तावना बना। और दूसरा संदर्भ 22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया उद्देश्य प्रस्ताव। तो ये भारतीय संविधान के द्वारा जो डेट थे उसकी बात हो गई है। तो अब इसके बाद अगर देखना चाहें तो दो देशों का संदर्भ है जो प्रस्तावना से जुड़ा हुआ है। एक तो है अमेरिका और दूसरा है ऑस्ट्रेलिया। और इससे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम की प्रवृत्ति को समझते हैं ना, उन्हें पता है कि कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो हमने देखा दो देशों का नाम प्रस्तावना से जुड़ता है, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो आखिर क्यों इन दो देशों का नाम जुड़ता है भारतीय प्रस्तावना से? तो अगर इसे हम लोग प्रश्न के रूप में देखें तो क्वेश्चन जो पूछा गया है बहुत बार वो ये है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना की अवधारणा को हमने कहाँ से लिया है, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ प्रियम्बल हमने कहाँ से लिया है। और एक दूसरा क्वेश्चन भी बनता है कि लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल हमने कहाँ से लिया है, प्रस्तावना की अवधारणा हमने कहाँ से ली है और प्रस्तावना की भाषा हमने कहाँ से ली है। तो जब क्वेश्चन पूछेगा कि प्रस्तावना की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो वहाँ पर आंसर होगा यूएसए, अमेरिका। लेकिन जब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल कहाँ से लिया गया है, यानी प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ग्रहण की है, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना के स्रोत के रूप में आप देख सकते हैं, बाह्य स्रोत के रूप में, कि जब प्रस्तावना की स्रोत की बात आएगी तो पहली डेट है 13 दिसंबर 1946 को, जब उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। एंड सेकेंड डेट है 22 दिसंबर 1947, जब इसे स्वीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा। और वहीं इसका स्रोत मिलता है। आगे चल कर के किस देश से इसकी अवधारणा ली गई, तो वो हो जाएगा यूएसए। और प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है, तो वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो उम्मीद है कि आपको इतनी बातें समझ आ गई होंगी। अब इसके बाद जो अगला सेगमेंट बनेगा, जो कुछ बाहरी आवरण के रूप में चीज़ें हैं प्रस्तावना की, उनको क्लियर कर दें। फिर उसके बाद प्रस्तावना की शब्दावली को एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे।
तो यहाँ जो पॉइंट बनता है कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है, भाग है या नहीं है। और ये पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो ये पॉइंट है ना, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जब क्लियर नहीं होता है बहुत लोगों को तो रॉन्ग भी हो जाता है। तो प्रस्तावना संविधान का अंग या भाग है या नहीं है, इसे समझने के लिए हमें न्यायपालिका के निर्णय को देखना होगा कि किस किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय का क्या निर्णय रहा है और किस किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है या फिर अंग माना है। ये दोनों संदर्भ मैं आपको 5 मिनट में क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। आपको बस ध्यान देते चलना है, सारी बातों को ध्यान से समझना है। इनमें जो सबसे पहला वाद है वो है इनरी बेरुबारी वाद 1960। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना यद्यपि संविधान का प्रेरणा स्रोत है, प्रस्तावना संविधान का सार तत्व है, किंतु प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने कब दिया? तो बेरुबारी वाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण पार्ट है, यानी प्रस्तावना संविधान को प्रेरित करता है। और उसने ये भी कहा कि जब संविधान में कुछ संदिग्ध हो, अस्पष्ट हो, तो हमें किधर देखना चाहिए? तो हमें प्रस्तावना की तरफ देखना चाहिए। ये भी सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुबारी केस में स्वीकार किया। इसके बावजूद भी सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया वो निर्णय था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। यद्यपि उन्होंने ये चीज़ मानी कि प्रस्तावना सार तत्व है, संविधान के लिए महत्वपूर्ण है, और उन्होंने ये भी माना कि जब संविधान में कुछ अस्पष्ट लगे, संदिग्ध लगे, तो हमें प्रस्तावना की तरफ देखना चाहिए, किंतु उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। अब प्रश्न यह है कि फिर किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? तो वो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। केशवानंद भारती केस में क्या निर्णय आता है? तो यह वह वाद है जो भारतीय ऐतिहासिक निर्णयों में से एक माना जाता है। इसने विधायिका और कार्यपालिका के बीच लंबे विवाद को खत्म किया। केशवानंद भारती केस ने, इसमें 13 न्यायाधीशों की पीठ थी, और इस बात को सभी लोग समझें कि अभी तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में 13 न्यायाधीशों से बड़ी बेंच का गठन नहीं हुआ है। और वो निर्णय क्या था? तो पहले ये समझे कि न्यायालय का निर्णय होता कैसे है। न्यायालय का निर्णय 2 तरह से होता है, या तो सर्वसम्मति से निर्णय आएगा या फिर बहुमत के आधार पर आएगा। हालांकि अच्छा यह माना जाता है कि न्यायपालिका जो निर्णय दे वह सर्वसम्मति से आए, लेकिन अगर किसी विषय पर सर्वसम्मति नहीं बनती है तो निर्णय बहुमत के आधार पर आता है। तो जो केशवानंद भारती केस है ना, इसे समझें। इसमें निर्णय कैसे आया? तो इसमें निर्णय 7:6 के बहुमत से आया, अर्थात 7 न्यायाधीश पक्ष में थे और 6 विपक्ष में थे, और 13 न्यायाधीशों की बेंच थी, जो कि अब तक की सबसे बड़ी बेंच मानी जाती है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि किसी संवैधानिक मामले में कोई निर्णय देना हो न्यायालय को, तो संवैधानिक मामलों की सुनवाई कितने न्यायाधीशों द्वारा की जा सकती है? तो इसका उत्तर है 5 न्यायाधीश द्वारा। यदि किसी भी संवैधानिक मामले के लिए पीठ का गठन होता है तो उसमें मिनिमम जो होंगे न्यायाधीश वो 5 होंगे, और अगर मैक्सिमम की बात करें तो वहाँ संविधान मौन है, अर्थात संविधान में इसका स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है कि अधिकतम कितने हो सकते हैं। ठीक है, इसी वजह से जब मैं ये कहूँगी संविधान मौन है, तो उसका अर्थ यही होगा कि इसका स्पष्ट प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है। और अब तक की जो सबसे बड़ी बेंच गठित की गई है वो है केशवानंद भारती बनाम केरलवाद, और इसमें माना गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग या भाग है। और इतना ही नहीं, केशवानंदवाद में जो निर्णय दिया गया इसमें 3 से 4 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला तो ये है कि प्रस्तावना संविधान का भाग या अंग है। दूसरा, इन्होंने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट का दूसरा निर्णय है। तीसरा है प्रस्तावना संविधान के निर्वचन का अर्थ होता है व्याख्या में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो प्रस्तावना संविधान के निर्वचन यानी व्याख्या में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और मैंने बताया अभी कि बेरुबारी केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ मानी थी कि प्रस्तावना संविधान का सार तत्व है, और जब भी संविधान में कुछ अस्पष्ट लगे, संदिग्ध लगे, तो हमें कहाँ देखना है? प्रस्तावना की ओर देखना होगा। और इस केस में भी स्पष्ट रूप से ये स्वीकार किया सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रस्तावना संविधान की व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और जो चौथा निर्णय है वो है प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है, अर्थात न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है प्रस्तावना। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने 4 बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिए।
उन्हें मैंने क्रमवार लिख भी दिया है और आपको बता भी दिया है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है? इसमें पहला पॉइंट ये है कि प्रस्तावना संविधान का भाग या अंग है, ये माना सुप्रीम कोर्ट ने, और प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। तीसरा निर्णय था प्रस्तावना संविधान के निर्वचन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और चौथा था प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। ये 4 निर्णय आते हैं केशवानंद भारती केस में। और अगर ये ध्यान से समझ लिए आप तो पॉलिटी का एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हमेशा के लिए स्थापित हो जाएगा। अब आगे समझें कि ये 4 निर्णय के आधार पर ये निर्णय कब आ रहा है? 1973 1973 में। और जब तक ये निर्णय नहीं आया तो क्या तब तक संविधान, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ? तो नहीं हुआ। 1973 तक यानी 1973 तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कोई संशोधन नहीं हुआ, किंतु इस निर्णय के बाद जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने परमिशन दे दी कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, तो आप सभी को पता होगा कि प्रस्तावना में संशोधन हुआ। और कौन सा संशोधन हुआ? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। और इन शब्दों का क्रम भी याद रखें। 11 फरवरी 2024 को जो आरओ का एग्ज़ाम हुआ था उसमें इनका क्रम भी पूछा गया था। इनका क्रम लगाने के लिए क्वेश्चन आया था कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, इनका क्रम क्या था। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो जोड़ा गया वो था समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। और ये संशोधन क्यों हुआ? क्योंकि केशवानंद भारती के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। और संदर्भ ये आपके सामने आया कि 42वां संविधान संशोधन, जिसमें कि 3 वर्ड जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। और आगे आप देखेंगे कि इसी संशोधन के बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना की पहली लाइन ही चेंज हो गई। और कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मूल संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द थे और 42वें संविधान संशोधन से कौन से जोड़े गए, यानी कि वर्तमान प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द हैं। और जो पहली लाइन है ना, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये क्या था? ये मूल संविधान में था। ये मूल संविधान की लाइन है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ये लाइन कब थी? मूल संविधान में। और अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इसमें समाजवादी शब्द और पंथनिरपेक्ष शब्द जुड़ चुका है। तो उस समय इसमें समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द नहीं था, इसीलिए 42वां संविधान संशोधन किया गया। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कभी फ्यूचर में कि जो 3 शब्द जोड़े गए हैं ये किस पैरा में जोड़े गए हैं, तो याद रखें कि समाजवादी और पंथनिरपेक्ष प्रथम पैरा में जोड़े गए हैं और अखंडता को 6वें पैरा में जोड़ा गया है। तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। अब कुछ लोगों के कमेंट आते हैं, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि ट्रिक से बताइए, ट्रिक से पढ़ाइए। तो इसमें मैं क्या ट्रिक लगा दूं, आप ही बताइए कि इसमें मैं क्या ट्रिक लगा सकती हूँ। ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपके दिमाग में एक बार अगर सेट हो गया ना, फिर नहीं भूलेगा। और ये सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि नॉलेज की दृष्टि से भी आपको जानना होगा। ये आपका संविधान है, भारत का संविधान, इसे जानने की दृष्टि से भी आप लोग पढ़ा कीजिए। और जहाँ पर जिस चीज़ में ट्रिक की ज़रूरत होगी वहाँ मैं ट्रिक का भी इस्तेमाल कर लिया करूँगी, ठीक है। और एक चीज़ याद रखें कि एक प्रश्न आता है कि अभी तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है। तो अभी तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, और वो कौन सा संशोधन है? 42वां संविधान संशोधन 1976। और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनकी लैंग्वेज चेंज करके पूछ लिया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन बनता है कि प्रस्तावना वाद योग्य है या नहीं, या फिर इसी की लैंग्वेज चेंज कर दी जाएगी कि इसके खिलाफ इसके संदर्भ में किसी न्यायालय में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं कि नहीं, न्यायालय में प्रवर्तनीय है या नहीं, ये वाद योग्य है या नहीं है। इन सब का एक ही आंसर है कि प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है, प्रस्तावना प्रवर्तनीय नहीं है। प्रस्तावना के लिए हम किसी भी न्यायालय का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते हैं। और क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान वाद योग्य है। ऑप्शन में आपको मौलिक अधिकार दिया जाएगा, मूल कर्तव्य, प्रस्तावना और राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये 4 दिए जाएंगे ऑप्शन में। और यह प्रश्न अनगिनत बार पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकार। बाकी के 3 वाद योग्य नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन से प्रावधान वाद योग्य हैं। इसमें मौलिक अधिकार वाद योग्य है, इसके लिए हम लोग न्यायालय जा सकते हैं। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे मौलिक अधिकार में कि कैसे न्यायालय जा सकते हैं।
बाकी के जो मूल कर्तव्य हैं, प्रस्तावना है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये वाद योग्य नहीं है। इनके लिए हम किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, न्यायालय में इनको हम चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो ये तो हो गए दो वाद, केशवानंद भारती वाद के बाद अब तीसरा वाद है एस.आर. बोम्मई वाद, जो 1994 का है। कुछ किताबों में 1993 भी दिया गया, तो परेशान नहीं होना है। और इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया कि प्रस्तावना को इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना है। ये लाइन पे आप लोग गौर करें, अभिन्न अंग माना है। पीछे हमने पढ़ा कौन सा, केशवानंद भारती वाद, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। दोनों लाइन में डिफरेंस समझें। प्रस्तावना का अभिन्न अंग कहा है, और क्वेश्चन ये पूछा भी गया है पीसीएस में कि प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग किस वाद में कहा गया है, तो वो हो जाएगा एस.आर. बोम्मई वाद। और अब समझें कि यदि प्रश्न यह आता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में प्रस्तावना को अंग नहीं माना, ये तीनों संदर्भ मैं आपकी क्लियर कर देती हूँ। अगर पूछा जाए कि प्रस्तावना को किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को अंग नहीं माना है, संविधान का अंग नहीं माना, तो वो हो जाएगा बेरूबारी वाद 1960। लेकिन जब क्वेश्चन पूछे कि किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया है, तो हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। किंतु जैसे ही क्वेश्चन ये पूछा जाए कि प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना गया है, तो वहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, एस.आर. बोम्मई हो जाएगा। तो शब्दों पर ध्यान दें कि जब अभिन्न अंग पूछा जाए और ऑप्शन में केशवानंद भी है और एस.आर. बोम्मई भी है, तो यहाँ पर आप प्राथमिकता देंगे एस.आर. बोम्मई को। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में एस.आर. बोम्मई नहीं दिया है और केशवानंद दिया गया है, फिर वहाँ आपका आंसर केशवानंद हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न घुमा के पूछा जा सकता है, तो इस समझ को आप लोग विकसित करते चलिए कि कैसे कैसे किस भाग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब क्वेश्चन पूछेगा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, किस वाद में माना गया है, वहाँ आपका केशवानंद भारती हो जाएगा। और जब पूछा जाए प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग किस वाद में माना है, वहाँ एस.आर. बोम्मई हो जाएगा। तो ये तो हो गया प्रस्तावना का संदर्भ जो कि विवादित था, उसको मैंने क्लियर कर दिया है। अब हम लोग प्रस्तावना को देखते हैं, प्रस्तावना के बारे में पढ़ते हैं। और प्रस्तावना को 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। पहला भाग क्या है इसका, पहला भाग है स्रोत का। दूसरा क्या है, भारतीय राज्य का स्वरूप या प्रकृति या फिर नेचर क्या है, दूसरे भाग में पढ़ेंगे। तीसरा भाग है इसका प्रस्तावना का उद्देश्य। और चौथा भाग है प्रस्तावना के लागू होने की तिथि क्या है। तो स्रोत क्या है, हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता, अर्थात स्रोत में भारत की जनता है। प्रस्तावना का स्रोत क्या है, भारत की जनता है, भारत के लोग हैं। जो दूसरा भाग है इसका प्रकृति या नेचर कैसा है, स्वरूप कैसा है इसका भारतीय राज्य की प्रकृति का, तो इसके अंतर्गत 5 शब्द आते हैं भारतीय राज्य की प्रकृति को बयां करते हैं, जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। अब इनका मतलब क्या होता है, तो जब इन्हें हम पढ़ते हैं ना, तो भारतीय राज्य की प्रकृति का पता चल जाता है। प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है, प्रस्तावना के उद्देश्य, एक चीज़ याद रखें कि प्रस्तावना को एक वाक्य में लिखा गया है। प्रस्तावना, ये आपके सामने प्रस्तावना है, आप इसे देख सकते हैं, इसे एक वाक्य में लिखा गया है। यानी आपको संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित करते हैं, यहीं पर आके आपको फुल स्टॉप मिलेगा, बीच में कहीं भी आपको फुल स्टॉप नहीं मिलेगा। तो संविधान की प्रस्तावना एक वाक्य में लिखी हुई है, ये चीज़ याद रखें। अब प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य में ये न्याय की बात करता है। और कितने प्रकार के न्याय, तो 3 प्रकार के न्याय की बात करता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है, तो 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फिर स्वतंत्रता की बात करता है और प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। 2 प्रकार की समता या समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से किसे प्रस्तावना के न्याय के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, जिसमें कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक, ये 4 ऑप्शन देके आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं है इसमें, ठीक है ना, धार्मिक न्याय का कोई उल्लेख नहीं है। और आप घटना चक्र उठाकर देखें तो 6-7 बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। तो वैसे ही पूछा जाएगा फिर से, प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, तो एक ऑप्शन आपका गलत डाल देगा, 3 सही डाल देगा कि कौन सा नहीं है। तो अगर
क्वेश्चन आप तभी बना पाएंगे जब आपको ये पता हो कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं, कितने प्रकार की समता का उल्लेख है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। क्वेश्चन आप तभी बना पाएंगे जब आपको ये सब पता हो, ये सब क्लियर हो। और क्वेश्चन भी यहाँ से खूब पूछे जाते हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का दर्शन है, प्रस्तावना का एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और प्रस्तावना के लागू होने की तिथि, जो इसमें चौथा भाग है, उसमें है प्रस्तावना के लागू होने की तिथि क्या है, तो 26 नवंबर 1949 है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 जो है इसकी तिथि है। और लागू होने की तिथि में लिखा है कि मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। अब जब प्रस्तावना 26 नवंबर को तैयार हुई तो ये 2006 विक्रमी क्या है, तो जो विक्रम संवत है ना, 57 ईसा पूर्व माना जाता है। और संविधान अंगीकृत कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को। अब अगर 1949 में 57 जोड़ देंगे ना तो 2006 हो जाएगा, तो विक्रमी संवत लिखा गया है ना। तो अब क्लियर हो गया होगा आपको कि ये 2006 क्यों लिखा गया है इसमें, तो ये विक्रमी संवत लिखा गया है इसमें, 2006 क्या है, विक्रमी संवत है। अब जो प्रस्तावना में शब्द दिए गए हैं ना, इनका अर्थ हम लोग देखते हैं, इसका अर्थ क्या है, तब आपको पता चलेगा कि क्यों प्रस्तावना संविधान की आत्मा कहा गया है इसको, क्यों प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी कहा गया है, क्यों महात्मा गांधी जी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उनके सपनों का भारत कहा है। तो कितनी महत्वपूर्ण है प्रस्तावना, ये आपके तभी समझ में आएगा जब इन शब्दों का आपको अर्थ समझ आएगा। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है आंतरिक एवं बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। अर्थात उस देश की विदेश नीति क्या होगी, उस देश का निर्णय कौन लेगा, राष्ट्राध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। और भारत में एक निर्णय कौन लेता है, राष्ट्राध्यक्ष द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। अर्थात भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है, क्योंकि भारत अपने निर्णय स्वयं लेता है और भारत की एक अपनी विदेश नीति है जिसका निर्धारण भारत स्वयं करता है। फिर है दूसरा शब्द है समाजवादी। इसका अर्थ क्या है, इसका अभिप्राय है कि उत्पादन और वितरण के समस्त संसाधनों पर कुछ लोगों का नियंत्रण नहीं होगा, उनका प्रयोग सार्वजनिक हितों की प्राप्ति के लिए किया जाएगा। और भारत के लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया। भारत में किस तरह का समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद को भारत में अपनाया गया है। फिर तीसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष। इसका अभिप्राय है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य सभी धर्मों के प्रति तटस्थ नीति का अनुसरण करेगी और राज्य के द्वारा किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहन प्रदान नहीं किया जाएगा एवं राज्य सर्वधर्म संभव की नीति का अनुसरण करेगी। ये हो जाएगा पंथ निरपेक्ष का अर्थ। इसके बाद फिर है लोकतांत्रिक। पहले लोकतंत्र क्या है इसे समझते हैं। लोकतंत्र ग्रीक भाषा के शब्द डेमोक्रेसिया से निकला है और डेमो और क्रेसिया से मिलकर बना है। डेमो का अर्थ है लोगों और क्रेसिया का अर्थ है शासन। तो लोगों का शासन ही डेमोक्रेसी है और लोकतंत्र वह सरकार है जो जनता के लिए जनता के द्वारा चलाया गया शासन है। इसके बाद फिर है गणराज्य। गणराज्य जहाँ शासन वंशानुगत न हो उसे गणराज्य कहते हैं। और इसकी एक ट्रिक भी है, जो ये 5 शब्द हैं ना, इनका क्रम लगाने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी एक ट्रिक समझें या कोड समझें। सशप लोग, सा से हो जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरे सा से हो जाएगा समाजवादी, फिर है पा से होगा पंथ निरपेक्ष, ला से हो जाएगा लोकतांत्रिक और गा से हो जाएगा गणराज्य। तो अगर आप ये वर्ड याद रख लेंगे तो ये 5 शब्द आपको जो इनका क्रम है ना ये भी याद रहेगा, सशप लोग। ठीक है, और इसका क्रम लगाने के लिए क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। इसके बाद फिर है प्रस्तावना का जो उद्देश्य, इसमें 3 प्रकार के न्याय की बात है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समानता की बात करें तो 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता। बंधुत्व, भाईचारे की भावना को बंधुत्व कहते हैं। ये प्रस्तावना का उद्देश्य है। इसके बाद संविधान के संदर्भ में क्या कथन है इसको देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार हम लोग ये प्रस्तावना को देखते हैं, प्रस्तावना को पढ़ते हैं। प्रस्तावना क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949
मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसके बाद आपको फुल स्टॉप मिलेगा, बीच में कहीं भी कोई फुल स्टॉप नहीं है। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा कथन प्रस्तावना से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट किसने दिया है। सबसे पहले है महात्मा गांधी जी का कथन। इन्होंने कहा प्रस्तावना हमारे सपनों का भारत है। प्रस्तावना हमारे सपनों का भारत है, ये किसका कथन है क्वेश्चन पूछा जाता है तो हो जाएगा महात्मा गांधी का। इसे याद कैसे करें, तो महात्मा गांधी जी का जो सपना था वो भारत कैसा हो, स्वतंत्र हो, अंग्रेजों से आज़ाद हो, गरीबी ना हो, ये किसका सपना था, महात्मा गांधी जी का था। तो ऐसा हम रिलेट कर सकते हैं कि जब सपनों का भारत की बात आएगी तो वो महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट होगा। उसे याद रखें कि प्रस्तावना हमारे सपनों का भारत है, ये महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट है। फिर है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। कितना लंबा नाम है इनका, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, और लंबे को दीर्घ भी बोलते हैं, तो हम कह सकते हैं ना कितना दीर्घ नाम है इनका। तो प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, तो इनके नाम में ही छिपा है इनका स्टेटमेंट। ऐसा रिलेट अगर आप करेंगे कि इतना लंबा नाम है इनका, दीर्घ नाम है, तो जब दीर्घकालिक सपनों की बात आएगी तो वहाँ हो जाएगा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इन्होंने कहा प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। इसके बाद फिर है एन पालकीवाला। एन पालकीवाला ने क्या कहा, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। तो इसको कैसे याद करेंगे आप, तो सोचिए कोई पालकी में जा रहा है, ठीक है, पालकी में जा रहा है, तो आपको तो नहीं दिखेगा ना कि पालकी में कौन बैठा है, तो आपको अंदर कौन है उसके परिचय की ज़रूरत पड़ेगी ना। आप बोलेंगे ना कि परिचय दीजिए, परिचय पत्र दीजिए, तो एन पालकीवाला से रिलेट कर सकते हैं आप कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, ये एन पालकीवाला ने कहा। इसके बाद फिर है के एम मुंशी, और मुंशी जी ने क्या कहा, प्रस्तावना संविधान की जन्मपत्री है या फिर जन्म कुंडली है। अगर आपको जन्मपत्री या जन्म कुंडली दिखानी हो तो किसके पास जाएंगे आप, मुंशी जी के पास जाएंगे। रिलेट कीजिए इस चीज़ को कि अगर आपको अपनी जन्मपत्री जन्म कुंडली दिखानी है तो आप मुंशी जी के पास जाएंगे अपनी कुंडली दिखाने के लिए। तो प्रस्तावना संविधान की जन्मपत्री है, जन्म कुंडली है, ये किसने कहा है, के एम मुंशी जी ने कहा है। उम्मीद है ये चार आपको याद हो चुके होंगे कि प्रस्तावना हमारे सपनों का भारत है, गांधी जी ने कहा, जो जिनके नाम ही इतना लंबा है। तो दीर्घकालिक सपनों का विचार, ये हो जाएंगे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। और परिचय की ज़रूरत किस में पड़ेगी, जो पालकी में बैठा है, ठीक है। तो एन पालकीवाला ने कहा है प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। अगर आपको जन्मपत्री जन्म कुंडली दिखानी है तो आप जाएंगे के एम मुंशी यानी मुंशी जी के पास जाएंगे। तो के एम मुंशी ने कहा है प्रस्तावना संविधान की जन्मपत्री या जन्म कुंडली है। फिर है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, शाश्वत एवं अपरिवर्तनीय है। ये किसका कथन है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह का है। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह के बारे में मैं आपको बताऊं कौन थे, तो सर्वोच्च न्यायालय के ये मुख्य न्यायाधीश थे। और 1969 में एक घटना घटित हुई थी जब भारत के राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, इनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के बाद जो उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे, तो उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया, किसको, वीवी गिरी को। किंतु राष्ट्रपति के चुनाव होने थे और वीवी गिरी को चुनाव में पूरा ध्यान केंद्रित करना था, तो उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया। अब ऐसी कंडीशन में जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त है तो संविधान में प्रावधान है कि ऐसी कंडीशन में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति बन सकते हैं। तब मोहम्मद हिदायतुल्लाह को भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। और ये प्रश्न आता है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे, वो है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी इन्होंने क्या कहा है प्रस्तावना के लिए, तो इन्होंने कहा प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, शाश्वत है और अपरिवर्तनीय है। ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह का कथन है। इसके बाद फिर सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। और ये सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में कहा था, तो बेरूबारी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के जो उस समय न्यायाधीश थे वो कौन थे, गजेंद्र गढ़कर। उन्होंने ये बात कही थी कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। इसके बाद फिर है ठाकुर दास भार्गव का स्टेटमेंट, प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह संविधान की आत्मा है, संविधान का आभूषण है और संविधान की कुंजी है। ये स्टेटमेंट किसका है, ठाकुर दास भार्गव जी का ये स्टेटमेंट है कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह संविधान की आत्मा है, संविधान का आभूषण है और संविधान की कुंजी है।
और एक चीज़ याद रखें कि प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं तो वो हो जाएगा प्रस्तावना। लेकिन जब ये पूछा जाए कि भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसे कहा है तो वहाँ पर हो जाएगा आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे जब हम लोग मूल अधिकार पढ़ेंगे ना तब भी डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये याद रखना है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं तो प्रस्तावना को कहते हैं। और इसी के साथ प्रस्तावना का संदर्भ क्लियर होता है। आज का सेशन कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे कि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।